Hello and welcome to Radio Himalayas special episode on the latest developments in international politics vis-a-vis Russia's president's visit to North Korea and Vietnam. नाजरीन, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है ये। 24 साल के बाद कोई रूसी लीडर नॉर्थ कोरिया उतरे हैं और वहां पे बड़े इम्पोर्टेंट मुआहदे भी हुए हैं, और उसके बाद फिर प्यूटन साहब अपना पूरा इंटराज लेके तो वियतनाम गए। इस हवाले से आज बात करने के लिए मेरे साथ एक बड़े ही महत्वपूर्ण इंटरनेशनल एनालिस्ट है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे इनकी बड़ी गहरी नजर है, रुबिंदर सचदेव साहब। और इनको साथ पहले जोड़ लेते हैं और फिर हम प्रोग्राम का बाकायदा जो है वो आगाज कर लेंगे। वेलकम टू द शो जी, नमस्ते, थैंक यू फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। मैं ये बताता चलूं कि रुबिंदर सचदेव साहब जो है ये जब 90s में सोवियत यूनियन डिसॉल्व हो रहा था, उस वक्त 2 साल के लिए ये रूस में मौजूद थे, तो रूस को ये अच्छी तरह समझते हैं। इसके अलावा विंटर ओलंपिक्स 2024 में जो एक पीस कमेटी की सब कमेटी बनी थी नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के दरमियान, उसके एक मेंबर भी रह चुके हैं। तो ये कोरिया को भी समझते हैं और रूस को भी समझते हैं। आपका बहुत स्वागत है जी, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो ये बताएं कि आपने बो टाई भी मेरे ही टाई की कलर की पहनी हुई है। तो ये बताएं कि आपका आज का दिन कैसा गुजरा। योगा के लिए गए थे आप वहां, और मीडिया में आपकी तस्वीरें चल रही हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ, तो कैसा एक्सपीरियंस था आज का? थैंक यू सो मच। पहली बात, इट्स अ प्लेजर एंड ऑनर टू बी आपके साथ। आपकी डिस्कशंस हमेशा वेरी इल्यूमिनेटिंग। वी नो सेवरल पीपल जो आपके साथ डिस्कशंस करते हैं। थैंक यू फॉर हैविंग यू वेलकम सर। ग्रेशियस इंट्रोडक्शन, लेट्स से। सेकेंडली, आज का दिन बहुत इंटरेस्टिंग था, और जो भी पिक्चरें चल रही हैं वो मीडिया की देन है। मैं एक्चुअली आज तक जो टेलीविजन चैनल है उनके साथ था फॉर कवरेज ऑफ दिस योगा डे टुडे। और हमारा एस्पेक्ट ऐसे था, मेरा योगा से वैसे तो कोई ज्यादा निकट का रिश्ता नहीं है, बट पॉइंट ये था कि क्योंकि ये श्रीनगर में हो रहा था, सो ऑब्वियसली इस का मैसेज बहुत बड़ा था। एंड ऑफ कोर्स योगा को लेके 10वां साल था ये, दैट्स अ ह्यूज थिंग, बट द मैसेज टू द वर्ल्ड एंड विद इन इंडिया आल्सो, बट मोर टू द वर्ल्ड। तो मैं उस एंगल से था कि दुनिया को किस तरह का मैसेज या सिग्नल्स जा रहे हैं इस कलरफुल और इस वंडरफुल आज के फंक्शन के, जो कि योगा, जो कि भारत की एक तरह से हम कहें तो एक, मैं तो कहता हूँ हम विश्व मित्र हैं। विश्व गुरु हम अपने को नहीं कहना चाहिए, विश्व गुरु दूसरे लोग इंडिया को कहें। भाई आपको दूसरे लोग गुरु कहते हो कहे, हम तो ये कहें कि भाई हम विश्व मित्र हैं। और मोदी जी भी ये कहते हैं, बाय द वे, सब आई थिंक एवरीवन। विश्व मित्र का मतलब मैं उर्दू बोलने वालों के लिए बता दूं कि फ्रेंड ऑफ द वर्ल्ड, इसका मतलब है विश्व मित्र का, और विश्व गुरु का मतलब है लीडर ऑफ द वर्ल्ड। जी जारी रखिए। जी हाँ, बिल्कुल। तो उस लिहाज से अगर देखें तो योगा भारत की एक गिफ्ट भी है, एक तरह से अगर हम कहें, थोड़ी सी हम लिबर्टी ले लें, गिफ्ट भी है। और भारत की, इंडिया की एक बहुत बड़ी सॉफ्ट पावर भी बन गई है, क्योंकि इसको लोग यूज करते हैं एंड सेहत के लिए और मेंटल डिप्रेशन, शांति, मल्टीपल चीजों की। और आज की दुनिया, खास करके पिछले 5 सालों में अगर हम देखें, दुनिया में बहुत ज्यादा कोविड के बाद भी मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन, टेंशन्स, नौकरियों की, ये वो सारे एलिमेंट्स आ गए और बीमारियां अलग है। तो ये इंडिया का एक बहुत ही पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है दुनिया को। तो और इसके चलते भारत की, इंडिया की जो इमेज है दुनिया में कैसी हो बन रही है, और इन सब को लेकर के, तो मैं उस एंगल से मैं मीडिया के साथ था आज 3 घंटे इस प्रोग्राम के लिए। तो बहुत अच्छा गया। केवल एक छोटी सी अनफॉर्चुनेट चीज हो गई कि बारिश ज्यादा हो गई, तो जो पूरा प्रोग्राम होना था, जो बाहर बड़ा अच्छा सा विजुअल्स और बैकड्रॉप आता डल लेक का, ये वो नहीं हो पाया मोदी जी के साथ। तो उनको फिर अल्टीमेटली एक हॉल के अंदर करना पड़ा। हमारा तो, मैं तो कह रहा था, एक प्लान बी होना चाहिए था, इसको शिकारा पे कर देना चाहिए था। डल लेक पे कोई एक फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म बना देते, वहां पे प्राइम मिनिस्टर मोदी योगा करते, उसकी एक अलग ही
मजा आता, बट इट वाज अ वेरी अमेजिंग। ये तो अब पूछगछ होनी चाहिए वेदर फोरकास्ट डिपार्टमेंट से कि उन्होंने वेदर के बारे में फोरकास्ट क्यों नहीं किया और उनकी फोरकास्ट क्यों गलत थी। बहरहाल चलते हैं आज के मुद्दे की तरफ। रुबिंदर जी, ये जो 3 साल होने वाले इस जंग को जो यूक्रेन और रूस के दरमियान चल रही है, इसमें हमने देखा कि कैसे वेस्ट ने बहुत सारी सैंक्शंस जो है वो रूस पे लगा दी और रूस का नाटका बंद कर दिया उन्होंने। और इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि बिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो यूक्रेन सरकार को दिए गए, असला दिया गया, टैंक दिए गए, फाइटर जेट्स दिए गए, मोटर गोले दिए गए, हर चीज उनको फराहम की गई ताकि वो रूस के खिलाफ जो है जंग है इसमें वो कामयाब हो सके, लेकिन वो कामयाब अभी तक नहीं हुए। और अब हम देखते हैं कि रशियन प्रेसिडेंट हैं प्यूटन, वो अचानक नॉर्थ कोरिया पहुंच गए। पहली बात तो ये कि ये दौरा जो है आपके नजदीक इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, और दूसरा ये कि जो एग्रीमेंट हुआ है वॉर का, उनके डिफेंस पैक्ट जो हुआ है, इसकी क्या अहमियत है? आई थिंक बिग पिक्चर में देखा जाए क्लियरली, ये जो एग्रीमेंट हुआ है और ये दौरा जो हुआ है, आई थिंक एक तरह का गेम चेंजर है। रशिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में 1961 में एक एग्रीमेंट हुई थी जब सोवियत यूनियन था। म्यूचुअल, तब दोनों कम्युनिस्ट देश थे, पर फिर भी रशिया थोड़ा दूर रहता था नॉर्थ कोरिया से। फिर 2001 में पुतिन गया था और वो उस एग्रीमेंट को अपडेट किया गया था कोऑपरेशन की इत्यादि, और उस समय पुतिन ने कहा था हम तो जो इनकी रॉकेट टेक्नोलॉजी में मदद कर रहे हैं फॉर एक्सप्लोरिंग ऑफ आउटर स्पेस इत्यादि। बट अभी जो जाकर के और ये जो एग्रीमेंट हुई है, ये गेम चेंजर है दो एंगल से। एक एंगल तो सबसे अहम जो आप कह ही चुके हैं कि इसमें डिटेल्स पूरी पता नहीं है एग्रीमेंट की क्या है, बट मोटा मोटा जो कहा जा रहा है कोरियन एजेंसीज नॉर्थ से और रशियन टास्क से, वो ये है कि इसमें दोनों पार्टीज एक दूसरे को म्यूचुअली असिस्ट करेंगी, मदद करेंगी एक दूसरे की, अगर किसी एक पे कोई हमला होता है। अब किस तरह की मदद करेंगी, कितनी करेंगी, और एक लास्ट क्वेश्चन में सबसे एम्बिगुअस है कि क्या रशिया का अब न्यूक्लियर अम्ब्रेला नॉर्थ कोरिया को मिल गया? दैट्स अ बिग क्वेश्चन जो कि सारी इंटेलिजेंस अमेरिकन वगैरह डिसाइफर करने का कोशिश कर रही हैं ना। पर अगर ये देखें कि ये क्यों हुआ, तो वो एक अलग एलिमेंट है। इस समय इन दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, और रशिया को सबसे ज्यादा जरूरत है इस समय, जो समझ आता है। जैसे आप बता रहे हैं 3 साल से यूक्रेन वॉर चल रही है, वहां नेटो और अमेरिका पैसे दिए जा रहे हैं, बट मेन चीज है जो वेपन्स और एमुनेशंस, और वेपन्स भी दिए जा रहे हैं, पर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आज की दुनिया में हो गई है एमुनेशंस। अमेरिका ने अपने स्टॉक कम हो गए, अमेरिका के खुद, खासकर 155 mm शेल्स के और रॉकेट्स के और स्मॉल मिसाइल्स के। नेटो कंट्रीज के भी यहां आ गए। तो सबसे बड़ा चैलेंज वेस्ट और नेटो को है कि यूक्रेन को कितनी हम एमुनेशन दे ताकि ये लड़ पाए। अब इधर रशिया का भी यही हाल हो गया है, था शायद। तो रशिया ने एक तरह से अपनी वॉर इकोनॉमी को बहुत तगड़े रूप से पिछले 1 साल में रिवैम्प किया है। फैक्ट्रियों को, उन्होंने जो ट्रैक्टर बनाती थी फैक्ट्री, उनको उन्होंने लगा दिया कुछ चीज में, उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज को कन्वर्ट कर दिया है। 3-3 शिफ्टां कर देते हैं, 8-8 घंटे की 3-3 शिफ्ट। तो रशिया ने बहुत प्रोडक्शन बढ़ाया है, बट फिर भी रशिया को और ये एमुनेशंस चाहिए खासकर। और इधर नॉर्थ कोरिया है। नॉर्थ कोरिया एक जमाने में ऑफकोर्स सोवियत टेक्नोलॉजी और सोवियत वेपन्स थे, और बनाता रहा। नॉर्थ कोरिया के पास बहुत बड़ा स्टॉक है। एक चीज आप और देखिए, 1990s के बाद वेस्ट और नेटो ने ज्यादातर अपनी एमुनेशन प्रोडक्शन सब कम कर दी थी, अमेरिका ने भी कम कर दी थी, राइट। दुनिया में केवल 2 देश थे जो कॉन्स्टेंटली वॉर की तैयारी कर रहे थे, वो थे साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया। तो नॉर्थ कोरिया अपने वेपन्स बनाता रहा। नॉर्थ में शायद करीब अंदाजन आई थिंक करीब 100 फैक्ट्रीज हैं, जिनमें करीब 10,000 एम्प्लॉइज ईच हैं। ओके, तो इमेजिन कर सकते हैं आप और हमारे ऑडियंस की कितनी मेजर रूप से वो एमुनेशन अपनी बनाया जा रहा था। तो अब रशिया का जब प्रोडक्शन रशिया अपनी बढ़ा रहा था, बट फिर भी रशिया को चाहिए था गैप फिल इन करने का और इन्वेंटरी प्लानिंग के लिए, तो नॉर्थ कोरिया वैसे में उसके लिए एक बहुत ही यूजफुल पार्टनर साबित हो रहा है। और अभी जो आइडिया है
कि पिछले कुछ महीनों से ये जो इनका कोलैबोरेशन पार्टनरशिप ज्यादा शुरू हुई है कि करीब 10,000 या 11,000 कंटेनर गए हैं नॉर्थ कोरिया से रशिया। अब उन कंटेनर में क्या है ये कह नहीं सकते, बट अंदाजा जो है कि उन कंटेनर्स में ज्यादातर 152 के शेल्स हैं और स्मॉल रेंज के रॉकेट्स हैं। तो ये ऑलरेडी शायद रशिया की तरफ जा चुके हैं और रशिया उनको इस्तेमाल कर रहा है या करेगा। या रशिया देखिए अपना स्टॉक, उसका स्टॉक अगर कम होता है तो रीस्टॉक भी तो रखना है ना, बैलेंस। जी जी बिल्कुल। लड़ाई हो जाए, यहाँ तो चल रही है, मानो यूक्रेन को तो संभाल लेगा, बट नेटो से हो जाए तो उसको अपना एक अलग। तो ये एक बहुत अहम आई थिंक रोल प्ले कर रहा है नॉर्थ कोरिया रशिया की मदद के लिए। और रशिया नॉर्थ को दो एंगल से है मोटा मोटा। एक तो नॉर्थ सैंक्शंस में, तो उसे तेल चाहिए, उसे फूड चाहिए, एग्रीकल्चर फूड आइटम्स, और मिनरल्स, मेटल्स इत्यादि, एनर्जी भी, ये दो तीन चीजें, राइट। रशिया उसे वो सप्लाई कर सकता है। और उसके अलावा दूसरा एलिमेंट जो नॉर्थ कोरिया को चाहिए, वो उसे चाहिए एडवांस टेक्नोलॉजीज। वो अपने नॉट एंटी स्पाई सैटेलाइट बड़े बना रहा है, अपने रॉकेट की रेंज बढ़ानी है। उसके जो रॉकेट हैं जो कि शायद अमेरिका पहुंच सकते हैं, आईसीबीएम, और अमेरिका को वो खतरा है, उन रॉकेट्स की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बढ़ानी है। उसके अलावा न्यूक्लियर प्रोग्राम अभी आप अलग रखिए नॉर्थ का जो है, राइट। तो इस तरह से इन दोनों कंट्रीज की एक बड़ी मेजर सिनर्जी बन गई है। और ये जो एग्रीमेंट हुई है उसमें ओवरऑल कि हाँ दोनों आपस में कोलैबोरेट करेंगे, कोऑपरेट करेंगे इत्यादि। बट जो इंपॉर्टेंट चीज जो आप कह रहे हैं वही है कि ये डिफेंस पार्टनरशिप है, और ये बहुत ही आई मीन गेम चेंजर है मैं कहूंगा नॉर्थ और रशिया के रिश्तों में। तो क्या ऐसे में पहले मैं बता दूं दर्शकों को कि आईसीबीएम का मतलब है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, यानी एक कॉन्टिनेंट, एक बरे आजम से दूसरे बरे आजम तक जो मार करने वाले मिसाइल होते हैं उनको इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पे ये बात भी सामने आ रही है कि हो सकता है कि रूस जो है वो नॉर्थ कोरिया में अपने मिसाइल डिप्लॉय करे जो नॉर्थ कोरिया को अमेरिका तक मार करने की सलाहियत देगा। अगर ऐसा हो जाए तो फिर क्या आप समझते हैं कि इसका असर नॉर्थ कोरिया पे भी पड़ेगा? बहुत डीप क्वेश्चन है। मेरे विचार से देखिए, रशिया भी धीरे धीरे नॉर्थ को दे रहा है जो चीजें दे रहा है। रशिया एक झटके में सारा चीज नहीं देना चाहता नॉर्थ को, राइट। नहीं तो इतने पिछले 20 साल से रशिया ने भी सैंक्शंस लगा रखी थी नॉर्थ के ऊपर, यूएन सैंक्शंस को लेकर के, राइट। बट उसको वो अनदेखा कर रहा था, थोड़ी चीजें आ जा रही थी। तो रशिया भी अपने हाथ में पत्ते रखेगा ताकि नॉर्थ कोरिया को वो ठीक टाइम पे उसे जो देना हो उतनी ही चीज देगा। ओके, तो ये भी एक इनकी बड़ी नेगोशिएटिंग गेम चल रही है नॉर्थ और रशिया के बीच में। बट हाँ देखिए, अमेरिका को जो खतरा है दुनिया में, उसे किसी से खतरा नहीं। अमेरिका की किस्मत है कि दोनों तरफ इतने बड़े बड़े ओशंस हैं, पैसिफिक और अटलांटिक, तो कोई लैंड आर्मी तो उस पर आ नहीं सकती। किसी दुनिया की नेवी की भी इतनी रीच नहीं है कि अमेरिका के पास पहुंच जाए, वहां करे। अमेरिका को सब, और एयरक्राफ्ट तो कोई आ नहीं सकते, उनको रोक लेंगे। अमेरिका को सबसे बड़ा खतरा है मिसाइल से, लॉन्ग डिस्टेंस मिसाइल, जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल आप बता रहे हैं, जो 6,000, 10,000, 15,000 किलोमीटर की रेंज के। अब ऐसे जो मिसाइल हैं, इनके ऊपर या तो नॉर्मल बम हो सकते हैं या फिर न्यूक्लियर बम हो सकता है उसके ऊपर, राइट। केवल 3 देश हैं जिनके पास ये कैपेबिलिटी है कि अमेरिका तक उनके मिसाइल पहुंच जाएं। एक है रशिया, वो सबको पता है शुरू से। दूसरा है चाइना, सबको पता है। अब तीसरा हो गया है नॉर्थ कोरिया। और नॉर्थ कोरिया के, हाँ ये कह सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया के मिसाइल्स हैं, बट उनकी इफेक्टिवनेस और क्या वो लोड इतना लेकर के जा करके सियाटल और कैलिफोर्निया तक पहुंचा करके बॉम्ब गिरा ही देंगे, वो अभी डाउटफुल है, बट पोटेंशियल हो गया। तो ऐसे में रशिया अगर नॉर्थ कोरिया की मिसाइल टेक्नोलॉजी को मदद करेगा तो डेफिनेटली अमेरिका को बहुत बड़ा खतरा पड़ेगा। एक पॉइंट और मिसाइल में ही, एक और कैटेगरी है मिसाइल्स की जो कहलाती है हाइपरसोनिक मिसाइल्स, राइट। तो जो हाइपरसोनिक मिसाइल होते हैं, जो 5 टाइम्स स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा की तेजी से उड़ते हैं, रशिया उसमें एडवांस्ड है, अमेरिका से भी ज्यादा, और चाइना भी। हाइपरसोनिक मिसाइल की खासियत यह है कि अगर आपने उसे उड़ा दिया, देखिए नॉर्मल बैलिस्टिक मिसाइल होता है, यूं उड़ता है, यूं उड़ता है, यूं जाता है, राइट। हाइपरसोनिक की खासियत है, जब आपने उसे उड़ाया तो बीच रास्ते में आप उसकी डायरेक्शन बदल सकते हो, जिगजैग करके।
तो ऐसे में एयर डिफेंस को हाइपरसोनिक मिसाइल को रोकना बहुत मुश्किल होता है, उसकी तेजी, और वो हाइट भी लो पे उड़ता है, रडार नहीं कर पाता। और लास्ट पॉइंट इसमें कहता हूं, अमेरिका को जो खतरा है हाइपरसोनिक से, वो ये कि अमेरिका ने ट्रेडिशनली जो अपनी डिफेंस बनाई है रशिया को खतरा देखते हुए, तो रशिया का खतरा देखते हुए मानिए ये वाले मिसाइल आने हैं इंटरकॉन्टिनेंटल जो बैलिस्टिक है, ऊपर जाते हैं गिरते हैं, तो अगर रशिया से वो मारे जाते हैं तो नॉर्मली वो आर्कटिक से ऊपर होते हुए नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ रीजन में एंटर करते हैं। तो अमेरिका ने जो सारी अपनी एयर डिफेंस लगा रखी है, और उसके हेडक्वार्टर का नाम भी है नोरैड, राइट, नॉर्थ अमेरिकन डिफेंस सिस्टम, राइट। तो अमेरिका ने सारी अपनी, अगर हम समझें, एयर डिफेंस इस एंगल से लगाई हुई है, मानिए कनाडा के पास आसपास, ताकि उनका अंदाजा ये है कि रशिया के जो मिसाइल आएंगे ये यूं आएंगे। अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि मानो अगर नॉर्थ कोरिया भी मारता है तो उसके भी यू जाएंगे, उनको रोक सकते हैं। पर प्रॉब्लम ये हो गई कि अगर हाइपरसोनिक नॉर्थ ने उड़ाया और बीच रास्ते में उसने रास्ता चेंज कर दिया और इधर जाके नीचे कैलिफोर्निया की तरफ उसने डायरेक्ट कर दिया, अमेरिका की एयर डिफेंस कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा, साउथ में बिल्कुल ना के बराबर है। तो अमेरिका को वो बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि उनकी जो प्लानिंग एयर डिफेंस की इस एंगल से थी और है कि भाई नॉर्थ से आएंगे मेरे पे अटैक्स, मिसाइल के जी जो जी। लंबे मिसाइल। तो उस चीज, इसलिए अगर रशिया अव्वल तो यस नॉर्थ कोरिया की कैपेबिलिटी बढ़ा सकता है उसके बैलिस्टिक मिसाइल्स की, यस वो खतरा अमेरिका को ऑलरेडी हो जाएगा। भाई 10 मारेंगे तो उनमें से एक तो निकल जाएगा, 8-9 को एयर डिफेंस रोक लेगी, एक तो निकल सकता है, एक दो। बट उसके अलावा अगर रशिया अगली स्टेज में और इसको हाइपरसोनिक की टेक्नोलॉजी परफेक्ट करवा दे, देन तो अमेरिका को बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये प्यूटन साहब का जो दौरा था, हमने देखा कि उसकी जो रिसेप्शन कमेटी थी वो पर्सनली किम जोंग उन जो है वो हैंडल कर रहे थे, जा जाके देख रहे थे ये ठीक है नहीं है। कारपेट पहले जो डाला था उसको चेंज करवाया उन्होंने, कहा और इसको इसकी विड्थ ज्यादा होनी चाहिए। और फिर जब प्यूटन आ रहे थे तो उनके आने से 15 मिनट पहले वो वहां पहुंच गए और उन्होंने तमाम पूरा जायजा लिया। तो जाहिर है नॉर्थ कोरिया ने जो स्वागत किया है प्यूटन का, वो बहुत ही जबरदस्त स्वागत था और इस बात को प्यूटन ने भी महसूस जरूर किया होगा। लेकिन अब वो अपने पूरे एंटराज के साथ जाते हैं नॉर्थ कोरिया से वियतनाम। ये वियतनाम किस लिए गए, ये क्या, इसका क्या जोड़ है इस ट्रिप में? श्योर। बिफोर वियतनाम में एक पॉइंट पुतिन की विजिट का कहूं, इतना जी जी। इतना मेजर वेलकम किया, रेड कारपेट, ये वो बिल्कुल सही। देखिए नॉर्थ कोरिया भी गेम खेल रहा है, इस इलाके में चाइना भी एक प्लेयर है। बिल्कुल। नॉर्थ कोरिया को अभी तक रशिया और चाइना दोनों इग्नोर करते थे और उसको कहते थे भाई ठीक है ये रहे वही। शी जिनपिंग भी इससे नहीं मिला था, 18 में जाके मिला था, 7-8 साल बाद जब इसने पावर में आया था। तो नॉर्थ कोरिया को दिख रहा है कि अब देखो रशिया मेरे साथ हो रहा है इतना स्ट्रांग, तो वो चाइना को एक तरह से मैसेज दे रहा है, राइट। तो रशिया से अपनी वो बढ़ा रहा है नो डाउट, बट वो मैसेज चाइना को भी दे रहा है कि देखो अब मेरे साथ रशिया की फुल फ्लेश पार्टनरशिप या काफी स्ट्रांग पार्टनरशिप हो गई है। तो वो मैसेज चाइना को भी जा रहा है, क्योंकि अदरवाइज चाइना समझता था कि नॉर्थ कोरिया को तो बस मैं ही कंट्रोल करूंगा, राइट। तो वो एक मैसेजिंग और वो भी चल रही है टसल। अब यहां से तो अव्वल तो ये जो पूरा ग्रैंड वेलकम हुआ, ये आई थिंक आपके दर्शकों को याद होगा और पुराने टाइम वाले लोगों को, ये कम्युनिस्ट टाइम्स में हाँ होती हाँ थी बिल्कुल बड़ी बड़ी बिल्कुल। वेलकम्स, मॉस्को जाओ। एग्जैक्टली। इंडिया भी जब आते थे तो हम भी यहाँ सड़कों पे हाँ झंडे हाँ ले वे करके। बिल्कुल। तो ये इस तरह की चीजें कम्युनिस्ट कंट्रीज में और बड़ा हमारी नॉस्टैल्जिक फील आया था देख के मुझे वो ये प्यूटन का रिसेप्शन। और मुझे चाइना याद आ गया और मुझे रशिया याद आ गया, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज याद आ गई, कैसे वो सारा बिल्कुल बड़ा नॉस्टैल्जिक था। जी जी। राइट, तो फुल एलैबोरेट और पॉम्प हाँ एंड शो, बच्चे बिल्कुल। फूल हाँ झंडे लिए हुए, हाँ वो जी, हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल। कम्युनिस्ट स्टेट इकट्ठा कर सकती है एनीवे। अब हाँ, उसके बाद ये जो वियतनाम आए, वियतनाम में सो अव्वल तो ये पुतिन को अपनी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी में दिखाना था कि भाई देखो मैं एक वर्ल्ड लीडर हूं, मैं जहां जाता हूं मुझे इतना वेलकम मिल रहा है, राइट। तो पुतिन के लिए वो इंपॉर्टेंट भी था अपनी डोमेस्टिक, और दुनिया को भी दिखाने को, देखो कोई स्टेट है, मैं सबसे, हम्म। दुनिया ने मेरा हुक्का पानी बंद नहीं करा है, काइंड ऑफ थिंग, मैं हाँ स्टिल हूं। वियतनाम का जो था, वियतनाम की गवर्नमेंट, यस आपने बहुत सही कहा कि ये तो इनफैक्ट वेरी बहुत अमेरिका से डीलिंग्स इनकी अच्छी हो गई हैं, बट वियतनाम अपनी डिफेंस आइटम्स
काफी टाइम से रशिया से लेता था और हम्म। लेता है। वियतनाम ये कहता है कि हम तो करते हैं बैम्बू डिप्लोमेसी। बैम्बू डिप्लोमेसी मतलब है हम फ्लेक्सिबल हैं, सबसे रिश्ते बनाएंगे, जैसे बेंत फ्लेक्सिबल होती है, हम फ्लेक्सिबल हैं, हम्म। हम सबसे रिश्ते बनाएंगे। और इसमें उन्होंने 8 या 7 कंट्रीज का लिस्ट दिया हुआ है। वो जी कहते हैं जी। हम अमेरिका से भी, रशिया से भी, चाइना से भी, इंडिया से भी, साउथ कोरिया से भी, जापान से भी और ऑस्ट्रेलिया, कि इन 8 देशों के साथ हम फ्लेक्सिबल रहेंगे और हम हम्म। देखेंगे केवल अपना हमारा इंटरेस्ट हम्म। अव्वल। बट यस, वियतनाम ये भी समझता है कि अगर पुतिन आएंगे तो अमेरिका कोई खुश थोड़ी होगा। आ, हम्म। तो इसलिए क्या हुआ, जब पुतिन पूरी अपने एंटोराज के साथ वियतनाम आए तो पुतिन का डिफेंस मिनिस्टर नहीं आया, डिफेंस हम्म। मिनिस्टर वो नॉर्थ कोरिया से वापस चला गया। ओके, तो पुतिन ने यहां आकर वियतनाम में जो बात करी, पुतिन ने सॉरी नॉर्थ कोरिया में तो पुतिन ने वेस्ट के खिलाफ और हीजोमेनी है, ये है वो है, ग्लोबल ऑर्डर चेंज हो रहा है सारा, हम ये अन्याय है, हम नहीं रहेंगे, उस तरह की बातें हुई। वियतनाम में ठीक। पुतिन ने उस तरह की कोई बात नहीं करी। वियतनाम में पुतिन ने बात करी रशिया और वियतनाम के रिश्तों की, ट्रेड बिल्कुल की, बिल्कुल। वो इन्वेस्टमेंट्स की। कता कलामी माफ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने भी नोट किया कि वो प्यूटन साहब अपनी तकरीर में बार बार किम को कॉमरेड कह के बुला रहे थे, और बिल्कुल वो कोल्ड वॉर के जमाने की लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही हाँ थी वहां पे दोनों की तरफ से अपनी तकरीरों में। लेकिन वियतनाम में जैसा कि आपने कहा, बिल्कुल मुख्तलिफ टोन थी और मुख्तलिफ नैरेटिव था। जी। हाँ जी। तो सो ये एक डिफरेंस था, मेजर हम्म। डिफरेंस था, कि पुतिन ने यहाँ वियतनाम में आके वेस्ट वर्सेस वेस्ट वगैरह बात नहीं करी, और नहीं यहाँ करे। बात करी इन्होंने कोऑपरेशन की, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड कल्चर। वियतनाम के बहुत स्टूडेंट्स रशिया में पढ़े हैं। इनफैक्ट आई थिंक वियतनाम का जो लीडर था जिसने वेलकम किया, उसने खुद कहा कि मैं खुद रशिया पढ़ा था और आई हैव वेरी फॉन्ड मेमोरीज ऑफ रशिया एटसेट्रा। तो पुतिन का यहाँ जो रवैया था वो बिल्कुल एंटी वेस्ट उसने नहीं कहा, क्योंकि वो करता तो जो होस्ट थे वो खुद भी अनकंफर्टेबल होते। हम्म। बट एट द सेम टाइम ये वियतनाम की विजिट करके पुतिन ने ये दिखा दिया कि इट्स नॉट दैट कि मैं दुनिया में कहीं वेलकम नहीं होता हूं, मैं यहाँ भी डेफिनेटली आ सकता हूँ। इन एनी केस जब ऐसी मीटिंग्स होती हैं बड़े लीडर्स के बीच में, होमवर्क पहले ही हो जाता है दोनों साइड से कि कौन से मुद्दे उठाए जाएंगे, कौन से नहीं उठाए जाएंगे, ताकि मामला सही रहे। सरप्राइज नहीं होना चाहिए दोनों लीडर्स की वजह, इसने क्यों बोल दिया, ये टॉपिक क्यों उठा दिया। तो इट मीन्स कि वियतनाम और रशिया के बीच में ये डिस्कशन पहले ग्राउंड वर्क की हो रखी होंगी कि क्या क्या टॉपिक्स उठाने हैं। पुतिन शायद चाहता होगा बोलना मोर स्ट्रांगली अगेंस्ट अमेरिका, वियतनाम ने शायद कहा होगा कि नहीं हमारे लिए वो सही नहीं है, हम तो बैम्बू डिप्लोमेसी है, हम तो सबके साथ रिश्ते बनाना चाहते हैं। बट so I mean that's how I look at this Vietnam visit. तो अब ये कहाँ तक सही होगा ये कहना कि अब एक इस रीजन में नया एक इकोनॉमिक पॉलिटिकल मिलिट्री अलायंस उभर रहा है, जिसमें रूस, ईरान, चाइना, नॉर्थ कोरिया ये सब शामिल होंगे। क्या ऐसा कहना सही होगा? ऑलमोस्ट बिल्कुल सही है। देखिए दो चीज हो रही है, चाइना भी थोड़ा फंस गया है इसमें, नॉर्थ कोरिया वाले इस इशू में और यूक्रेन वॉर में। चाइना अपने को एक स्टेट्समैन टाइप प्रोजेक्ट करता है कि मैं एक बहुत रिस्पॉन्सिबल कंट्री हूँ, ये वो। यूक्रेन वॉर को भी लेकर के चाहे चाइना की तरफ से वेपन्स नहीं जा रहे हैं, बट अपेरेंटली या श्योर ट्रेड में आइटम्स जा रहे हैं जो ड्यूल यूज टेक्नोलॉजीज के हो, जो रशिया को हेल्प कर रहे हैं। चाइना रशिया से तेल ले रहा है, उसका रेवेन्यू हो रहा है, और वेस्ट कह रहा है मत दो, व्हाटएवर। और नॉर्थ कोरिया को भी चाइना थोड़ा ठंडा रखना चाहता है। तो चाइना अपने को स्टेट्समैन लाइक प्ले करना चाह रहा है, और चाइना को ये है कि उसके जो अमेरिका के साथ इतना बड़ा ट्रेड है, यूरोपियन यूनियन से इतना बड़ा ट्रेड है, उसे ये है कि ये मेरे ट्रेड में अब अड़चने डाल रहे हैं, ना डालें, तो मैनेज करना चाह रहा है। बट लॉन्ग टर्म में जो बात होगी है, ये दुनिया बढ़ गई है। अमेरिका ने डिसाइड कर लिया है, अमेरिका नंबर 1 एम्पायर आज की तारीख है दुनिया का, लेटेस्ट से, राइट। चाइना नंबर 2 है। चाइना कहता है मेरे को नंबर 1 बनना है, अमेरिका कहता है मैं तुझे बनने नहीं दूंगा। दिस इज द बेसिक गेम। और इसमें अमेरिका ने ये रियलाइज करा है कि फ्यूचर की जो टसल है, कंपटीशन है, ये सारा ये है टेक्नोलॉजी का। चाइना तेजी से टेक्नोलॉजीज डेवलप कर रहा है, कई टेक्नोलॉजीज में वो अमेरिका से भी आगे हो गया इन सम एरियाज ऑफ एआई, रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग एटसेट्रा, व्हाटएवर। तो अमेरिका अब उस पर सैंक्शंस लगा रहा है,
सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने की जो मशीन्स चाहिए होती है, एक ही कंपनी है दुनिया में जो बनाती है सबसे बड़ी मशीन, जो कि बड़े छोटे छोटे नैनोमीटर, 4 नैनोमीटर के आपको चिप्स बना के दे सकती है, वो हॉलैंड की कंपनी है ASML। अमेरिका ने उस पे नेदरलैंड गवर्नमेंट के साथ इम्पोज कर दिया कि वो अपनी बड़ी मशीन अब चाइना को एक्सपोर्ट नहीं करेगा। अमेरिका ने ऑलरेडी अमेरिकन कंपनीज को मना कर दिया है कि आप हाई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे नहीं। अमेरिका ने अपने इन्वेस्टर्स को बोल रहा है वॉल स्ट्रीट में कि आप चाइना के अंदर जो टेक्नोलॉजी कंपनीज है आप उनमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये जो सारा चल रहा है, तो चाइना क्लियरली देख रहा है कि अमेरिका मेरे को काटना चाह रहा है ऑल्सो, राइट। तो ये टसल रहेगी एंड ये ग्रो ही करेगी। तो अब आई डोंट सी एनी अदर वे। और उसके ऊपर से ताइवान की इशू है। देखिए ये जो अमेरिका कर रहा है चाइना के साथ, ये अमेरिका माइनस ताइवान, ताइवान को भी आप एकदम अलग रखिए, ये अमेरिका चाइना का जो टेंशंस हैं सारी, राइट, आर फॉर द लार्जर गेम की नंबर 1 एम्पायर कौन बनेगा दुनिया से, या मैं रहूंगा अगले 50 साल, अमेरिका कहता है 100 साल, चाइना कहता नहीं मैं तो 10 साल में नंबर 1 में बच जाऊंगा, आपको 2 कर दूंगा, नहीं 10 नहीं तो 20 में कर दूंगा। तो अब जब चाइनीज लीडरशिप ये देख रही है, सो आई थिंक वन कैन अंडरस्टैंड कि चाइना फिर कुछ काउंटर प्लानिंग भी कर रहा है। तो ये एक उस लेवल पे है। अब इसके बीच में आ गई मामला ताइवान का। ताइवान में प्रॉब्लम ये है कि शी जिनपिंग और चाइना कह चुके हैं, शी जिनपिंग कह चुका है अपने लीडरशिप से कि 2 टाइमलाइन है। एक है 2049 जब चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को 100 साल हो जाएंगे, कि भाई 100 साल में हमें अपना जब 100th एनिवर्सरी होगी, ताइवान शुड बी अ पार्ट ऑफ चाइना इंटेग्रल। द अदर थिंग व्हिच आई फाइंड मोर इंपॉर्टेंट इक्वली इज दैट शी जिनपिंग कह चुके हैं कि ये हमारी पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि ताइवान का मुद्दा हम अगली पीढ़ी के लिए छोड़ के ना जाएं। ये हमारी जनरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ताइवान का मुद्दा हम अपनी पीढ़ी में ही सॉल्व कर दें, ताकि हमारी अगली जो पीढ़ी है उसको इसकी प्रॉब्लम ना हो। अब शी जिनपिंग की उम्र कितनी है? 75 और सो, मे बी 72 और। दैट मींस अगले 10 साल में उसे सॉल्व करनी है, राइट। तो अगले 10 साल में ये कॉन्फ्लिक्ट ताइवान को लेकर के डेफिनेटली कुछ बड़ा होगा। और लास्ट पॉइंट एक और है कॉन्फ्लिक्ट का ताइवान को लेके। तो अब अमेरिका ने सडनली रियलाइज किया, अमेरिका सडनली जाग उठाएगा करीब 2-3 कि अरे चाइना तो इतना तेजी से कर रहा है, ये है वो है। अमेरिका अब तेजी से अपने वेपन्स और इंफ्रास्ट्रक्चर इन सब चीजों में इन्वेस्ट कर रहा है बहुत तेजी से। ओके, टेक्नोलॉजी, नेवी, अमेरिकन नेवी की तादाद कम होती जा रही है। इस समय अमेरिकन नेवी के साथ करीब 290 शिप्स हैं, चाइना की 340 हैं शायद, चाहे हो सकता है चाइना की काफी ओल्ड टेक्नोलॉजी वाली भी हैं, बट नंबर्स में चाइना की ज्यादा है। और चाइना अब इसे बना रहा है। अमेरिका सडनली अब रियलाइज कर रहा है भाई मेरी तो नेवी डाउन हो रही है, और अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नेवल शिप्स की नंबर्स भी वो साल में 2 बनाते हैं, यहाँ चाइना साल में 8 बना रहा है। तो अब क्योंकि अब अमेरिका तेजी कर रहा है, तो अब एक वक्त आएगा कि अमेरिका कैचअप कर लेगा। तो चाइना को यह भी दिखेगा कि अब विंडो है अगले 4-5 साल में, जब मेरे को लग रहा है कि शायद मेरा एडवांटेज बना लूं मैं थोड़ा, और अमेरिका पूरी तैयारी में आ जाए, तब मैं ताइवान को कैप्चर या जैसे भी इंटीग्रेट कर लूं। क्योंकि अगर अगले 10 साल में चाइना नहीं करा, तो जिस स्पीड से अब अमेरिका जा रहा है, ये पूरे इंडो पैसिफिक ओशन में अपने वेपन्स इतने डिप्लॉय कर देगा। फिलीपींस में और बेस बना रहा है, अमेरिका भी आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना रहे हैं, ये वो। तो ये ऐसा हालात कर देगी कि मिलिट्री रूप से चाइना के लिए वैसे ही कॉस्टली है, बट और ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा। तो ये एक और एलिमेंट है, विंडो ऑफ टाइमिंग। ठीक है रुबिंदर सचदेव जी, हमारे साथ आज जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत धन्यवाद है। आपने बड़ी महत्वपूर्ण बातें की हैं। और नाजरीन, जैसा कि आपने सुना, सूरत हाल ये है कि ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया जो है वो एक ही चीज की तैयारी में लगी हुई है, और वो है जंग। और उसके ऊपर अरबों अरबों खरबों डॉलर, यानी बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए जा रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ दुनिया भूखी है। दुनिया के पास वाफिर मिकदार में अनाज पैदा करने की सलाहियत होने के बावजूद उसमें कोई इन्वेस्टमेंट ऐसी नहीं हो रही कि दुनिया से भूख मिट जाए, दुनिया से गरीबी मिट जाए। जैसा कि भारतीय प्रधानमंत्री तीसरी दफा इलेक्ट होने वाले
प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी ने, जब वो पहली दफा इलेक्ट हुए थे 2014 में, तो उन्होंने कहा था पाकिस्तान को मुखातिब करते हुए कि आओ मुकाबला करते हैं, असले की दौड़ में नहीं बल्कि गुर्बत मिटाने की दौड़ में। अभी तक तो पाकिस्तान ने इसका जवाब नहीं दिया, और मेरा ख्याल है कि दुनिया को और जनता को, पूरी दुनिया की जनता को जो है वो ये सोचना पड़ेगा कि उनके ऊपर जो सरकारें बैठी हुई हैं वो क्यों अपने अवाम को जंग का ईंधन बनाना चाहती हैं, क्यों इतना पैसा जो है वो बजाय इसके कि लोगों की रोजमर्रा की जरूरियात पूरी करने के लिए खर्च किया जाए, सेहत, एजुकेशन, जॉब क्रिएशन और भूख मिटाने, इन चीजों के जो है वो करने के बजाय क्यों असले के अंबार लगाए जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। देखते रहिए रेडियो हिमालय और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, उस वक्त तक के लिए जय हिंद।